सौभाग्य की एक बात यह है कि मिग विमान रिटायर हो गया, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन इसकी जो कहानी कभी नहीं रिटायर होगी वो पब्लिक में बहुत से लोग नहीं जानते, या जानते भी हैं तो बस सरसरी तौर पर जानते हैं। और एक हकीकत यह भी है कि दूसरे देशों के युद्धों की कहानियों की इतनी मार्केटिंग होती है कि हमारे बच्चे क्या, हम खुद अपने जाबाजों को अच्छी तरह नहीं जानते। लेकिन बहुत जरूरी है, मिग विमान रिटायर हो रहा है तो उसका वो कारनामा जानना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से आज हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से ऊंचा है। कहानी 1971 की, 1971, ये तो सब जानते हैं। 1971 में पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन वो कौन सा पड़ाव था युद्ध का जिसकी वजह से एक देश की सेना ने सरेंडर कर दिया? इस डींगे हाँकने वाले पाकिस्तान की फौज के 93,000 सैनिकों के सर कैसे झुके थे वो तो जान लीजिए। यह मिग 21 की वो कहानी थी जो पीढ़ियों तक सुनाई जानी चाहिए। वो दिन था 14 दिसंबर का, 14 दिसंबर 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ था 3 दिसंबर को। ये तो आप जानते ही हो कि तब तक पाकिस्तान 2 हिस्सों में था। जहां बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था और बंगाली पाकिस्तानियों पर इस तरफ के पश्चिम पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी सेना जुल्म ढा रही थी। चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान यानी शेख हसीना के पिता जीत गए थे और उधर के पाकिस्तान वालों को यह मंजूर नहीं था कि बंगालियों का राज हो जाए। तो मोटे तौर पर कहानी यह थी कि बंगालियों पर पाकिस्तानी फौज ने जुल्म ढा दिया। मतलब इस हद तक जुल्म की सेना अपने ही देश की महिलाओं के रेप कर रही थी, नरसंहार कर रही थी। लोग भागकर भारत वाले बंगाल में आ रहे थे और फिर बंगालियों ने अपने लड़ाके खड़े किए। उनकी टुकड़ी का नाम था मुक्ति बाहिनी। हालात वहां बिगड़े तो पाकिस्तानी सेना ने जंग छेड़ दी भारत के खिलाफ, यह मानते हुए कि भारत पर दोनों तरफ से वार करेंगे तो भारत लड़ नहीं पाएगा और पूर्वी पाकिस्तान में उठे विद्रोह को भी वो इसी बहाने कुचल डालेंगे। खैर, 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ और उसकी कहानी तो आपने शायद सुनी होगी कि एक के बाद एक हर मोर्चे पर पाकिस्तान हारता गया। 11 दिन हो चुके थे उसके बाद, भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, लेकिन ढाका पर पाकिस्तान का ही कब्जा था। 14 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू होने के 11 दिन बाद को सुबह 10:40 पर भारत में सिलीगुड़ी के पास कलाईकुंडा एयरबेस पर एक सिग्नल्स के टेंट में हलचल हुई। सिग्नल्स यानी वो लोग जो रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट करते थे। वहां वो रेडियो ऑपरेटर हर तरह के रेडियो सिग्नल पर नजर रखते थे दुश्मन के। उनके कान लगातार स्कैनर पर लगे हुए थे कि उन्होंने एक पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी पर एक सिग्नल की आवाज सुनी। बातचीत हो रही थी, लेकिन वो पहचान गए ये फौजियों की युद्ध वाली वॉकी टॉकी की बातचीत नहीं थी, ये तो कोई फोन की बातचीत थी। भारतीय रेडियो ऑपरेटर के कान खड़े हो गए। ये तो पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर अब्दुल मुतालिब मलिक के असिस्टेंट की आवाज थी। वहां जो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से लगाए गए थे अब्दुल मुतालिब मलिक, उनके असिस्टेंट की आवाज थी। वो किसी से कह रहे थे कि भारतीय टैंक ढाका की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गवर्नर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। भारतीय रेडियो ऑपरेटर ने बातचीत का सिग्नल पकड़ लिया था, उसको साफ सुनाई दे रहा था। ढाका में गवर्नर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने वहां के इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। यूएन के लोगों को भी बुलाया था और अपने सारे मंत्रियों को भी। बड़ी मीटिंग होने वाली थी, ढाका के गवर्नर हाउस में मीटिंग होने वाली थी। पूर्वी पाकिस्तान को चलाने वाले सारे पाकिस्तानी गवर्नर समेत उस मीटिंग में होंगे। भारत का रेडियो ऑपरेटर हेडफोन लगाए सब सुन रहा था। वो चौंक कर अपनी सीट से खड़ा हो गया। सुबह के 10:40 हो रहे थे। मीटिंग कितने बजे थी? 11 बजे। 11 बजे यानी सिर्फ 20 मिनट बाद तुरंत सेना के ईस्टर्न एयर कमांड को खुफिया इंटेलिजेंस टेलीटाइपराइटर से भेजी गई। ईस्टर्न एयर कमांड को शिलोंग में 5 मिनट के अंदर इंटेलिजेंस की यह जानकारी पहुंच गई एयर कॉमोडोर के पास। आजकल की तरह कोई सैटेलाइट की तस्वीरों और डिटेल का जमाना नहीं था, मैप वाला का जमाना नहीं था। सैटेलाइट से कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ बातचीत थी जो पकड़ी थी रेडियो ऑपरेटर ने। वो थी कि 11 बजे बड़ी मीटिंग होने वाली है गवर्नर हाउस में। 10:45 तब तक हो चुके थे, यानी 15 मिनट बाकी थे मीटिंग शुरू होने में। एयर कॉमोडोर ने एकदम फैसला लिया, सीधा संदेश दिया एयरबेस को, हमला कर दो गवर्नर हाउस पर। ऑर्डर था स्क्वाड्रन नंबर 28 को, 4 जांबाज मिग 21 पायलटों की चौकड़ी को। चार्ज को लीड कर रहे थे 35 साल के विंग कमांडर भूपेंद्र कुमार बिश्नोई, जिन्हें यह नामुमकिन सा काम दिया गया। 10:50 हो चुके थे। 10:50 ग्राउंड क्रू ने एयरबेस पर खड़े चारों मिग 21 तैयार करने शुरू किए। एक एक मिनट कीमती था। हर मिग विमान पर 2 रॉकेट पॉड लगाए गए। रॉकेट पॉड मतलब जिसमें रॉकेट भर कर ले जाते हैं। एक पॉड में लोड किए 16 रॉकेट, यानी एक प्लेन में 32 रॉकेट, यानी 4 प्लेन पर लदे 128 रॉकेट। बाकी चेकलिस्ट देखने का टाइम नहीं था प्लेन की तैयारी का। पायलटों ने अपने जी सूट पहने, भागते हुए हेलमेट पहनते हुए चारों प्लेन पर सवार हो गए।
याद रखिए, जीपीएस का जमाना नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं बताने वाली थी कि ढाका में गवर्नर हाउस है कहां। वो गवर्नर हाउस जाके ढूंढना था ढाका में। टूरिस्ट गाइड पर जैसे नक्शे होते हैं ना, वैसे नक्शे, वैसे नक्शों के पन्ने पायलटों ने अपने घुटनों के ऊपर चिपकाए, घुटनों के ऊपर चिपकाए, क्योंकि वो बैठ रहे थे और वहां नीचे नक्शा पेपर पे चिपका हुआ घुटनों पर, वो देखना था। विंग कमांडर बिश्नोई लीड कर रहे थे। उन्होंने अपनी नक्शों की किताब साथ रखी, उसमें ढाका के पन्ने पर उन्होंने मार्क कर लिया गवर्नर हाउस कहां है। चारों मिग 21 के तुमांस की इंजनों ने हुंकार भरी और तब तक 10:55 हो चुके थे। बिश्नोई ने रेडियो पर मैसेज दिया, 4 शिप्स ग्रीन लॉन्चिंग। 11 बज गए। चारों मिग दौड़ पड़े रनवे पर। मिग ऊपर की तरफ उठे और टेक ऑफ। स्पीड 0 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बिश्नोई ने संदेश दिया, लो एंड फास्ट, यानी तेज चलो लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं उड़ो। सिर्फ 500 फीट की ऊंचाई पर चारों बढ़ चले कलाईकुंडा से ढाका की ओर। 320 किलोमीटर दूर असम के चाय बागानों के ऊपर से दहाड़ते हुए तेजगांव का पाकिस्तानी अड्डा आने वाला था, यानी रेडार आने वाले थे। पाकिस्तानी रेडार मिग को पकड़ सकते थे। बिश्नोई ने संदेश दिया, लो यानी नीचे और नीचे आओ। चारों मिग 400 फीट की ऊंचाई पर आ गए। लो और नीचे 300 फीट पर आ गए, 200 फीट पर आ गए। रेडार से बचना था, बिल्कुल जमीन से एक तरह से चिपक कर उड़ रहे थे। कलाईकुंडा से तीस्ता नदी के ऊपर बोगरा के रास्ते से कट कर निकलते हुए चारों मिग दहाड़े जा रहे थे। ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना वाला मोड़ आया ढाका के उत्तर में। बिश्नोई ने अपना मिग डिप किया। पास के खेतों में भैंसें दौड़ पड़ी, इतना जमीन के करीब से उड़ रहा था प्लेन। मिग के जादूगर विंग कमांडर बिश्नोई उड़ा रहे थे। तेजगांव का पाकिस्तानी अड्डा आ गया। रेडार की रेंज के नीचे से चारों मिग निकले। एक एंटी एयरक्राफ्ट गन ने पकड़ा भी, फायर किया, लेकिन हमारे जांबाजों ने मिग विमानों को ऐसे स्वर्व किया कि फायर छू भी नहीं पाई। चारों ने उसकी स्पीड बढ़ाई, 900 किलोमीटर प्रति घंटा। 11:15 बज गए। ढाका नजर आने लगा। बूढ़ी गंगा नदी को चारों ने पार किया और दिखा गवर्नर हाउस का गुंबद। बिश्नोई ने गुंबद का एक चक्कर लगाया, यानी देखकर कंफर्म किया कि यही है गवर्नर हाउस। यहां मीटिंग चल रही है। अंदर मीटिंग चल रही थी गवर्नर की, अंदर मीटिंग चल रही थी यूएन के अधिकारियों के साथ। और बाकी तीनों को संदेश दिया, टैली हो बॉयज, वेपन्स फ्री, यानी चलो मारते हैं इनको। 11:20 हो चुके थे। बिश्नोई प्लेन को 1000 फीट की ऊंचाई पर ले गए और नीचे की तरफ मिग को 30 डिग्री के एंगल पर मोड़ा और डाइव मार दी गवर्नर हाउस की तरफ। पहले बिश्नोई ने अपने 32 रॉकेट दाग दिए छत पर। अंदर मीटिंग में लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। छत में विस्फोट हो गया। रूम का झूमर आकर टेबल पर गिर गया। 10 सेकंड बाद एक साइड से एक और मिग आया, दूसरी साइड से दूसरा मिग आया। धड़ाम धड़ाम 32 रॉकेट उन्होंने दाग दिए। छत गिर गई गवर्नर हाउस की, बीम लटक गई। गवर्नर मलिक की चीख निकल गई। फाइलें हवा में उड़ गई। पाकिस्तानी टेबल के नीचे रेंगते हुए गए। 25-30 सेकंड में आ गए 24 साल के अगले मिग फाइटर। उन्होंने गवर्नर हाउस की साइड की दीवार पर सटीक निशाना साधा। दीवार गिर गई। यूएन के अधिकारी जॉन केली मीटिंग में थे। वो अपनी जान बचाने को गुलाब के बगीचे की तरफ भागे और चारों मिग अपने 128 रॉकेट दाग कर सीधा ऊपर की तरफ निकल गए और छोड़ गए गवर्नर हाउस को तबाह करके। सिर्फ 55 सेकंड में, 55 सेकंड में खेल खत्म। 55 सेकंड में 128 रॉकेट उसी रास्ते से वापस जमीन से चिपक कर चलते हुए वापस तेजगांव में एक पाकिस्तानी सेबर जेट ने पीछा भी किया, लेकिन पकड़ नहीं सका। लेकिन 4 मिग 55 सेकंड में 128 रॉकेट दागकर पाकिस्तान की ऐसी रीढ़ तोड़ कर आए कि गवर्नर मलिक के हाथ कांप गए 55 सेकंड में। वहां जो फाइलें उड़ी थी, कहते हैं उन्हीं में से एक पन्ना निकालकर कांपते हाथों से वहां के पाकिस्तान के गवर्नर ने अपना इस्तीफा लिख दिया। वहीं उनके साथियों ने वहां आए यूएन के अधिकारी से कहा कि हमें अपनी शरण में ले लो। और खैर उसके 2 दिन बाद तो 16 दिसंबर को तो भारतीय सेना ने ढाका में सरेंडर ही करवा दिया था। वो कहानी तो सब जानते हैं। लेकिन 14 तारीख को 15 मिनट के नोटिस पर मिग विमानों ने जो कारनामा करके गवर्नर हाउस को न दहलाया होता तो शायद कहानी वैसी ना होती। याद रखिएगा नाम, विंग कमांडर भूपेंद्र कुमार बिश्नोई, और उनके साथ याद रखिएगा नाम उनके भरोसेमंद का, मिग 21। जय हिंद। 100 बात की एक बात।